नमस्कार भाइयों बहनों, दिस इज गौरव हियर फ्रॉम दिशा एजुकेशन DEC। तो आज हम बात करने वाले हैं आइल्स, टॉफल, PT और ड्यूलिंगो जैसी एग्जाम्स के ऊपर और स्पेशली इनके अप्रोच के ऊपर। ठीक है, हमें पता है कि इन सारी एग्जाम्स का अपने आप में कितना महत्व है उन बच्चों के लिए जो कि फॉरेन में अभ्यास करना चाहते हैं या फिर सेटल होना चाहते हैं। और जब भी इन एग्ज़ाम्स की बात आती है तो इन एग्ज़ाम्स में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आना ये एक आम बात है, मगर सबसे प्राइमरी जो क्वेश्चन है, जो मुद्दा है, वो यही प्रिवेल करता है कि इन एग्ज़ाम्स में अप्रोच कैसे किया जाए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बताएं तो शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, और कई बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं या फिर क्वेश्चंस नहीं भी होते हैं तो भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये एक चलता रहता है कि यार शुरू कहाँ से करें। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो मैं आंसर है वो ये सेशन के एंड में, शायद सेशन जैसे जैसे चलता जाएगा या फिर जब तक एंड आएगा मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो एक लाइन में नहीं हो सकता है ना। अभी हम जो सेंटेंस है, जो एक या दो शब्द में जो इसका आंसर हो सकता है कि वो बहुत से लोगों के अंदर फिर भी कंफ्यूजन रहे और रहती है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ना। लैंग्वेज, भाषा, एट द एंड इन सारे एग्जाम्स में हमें compete किस चीज़ से करना होता है कि भाषा से, है ना। और भाषा की जब तक हम बात करते हैं, जब भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये बियॉन्ड वर्ड्स है ना, शब्दों से परे है। जब तक आप पैराग्राफ का भाव नहीं समझेंगे, कंटेक्स्ट नहीं समझेंगे, मूड नहीं समझेंगे, राइटर का टोन नहीं समझेंगे, तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़े। सिर्फ शब्दों पे आप डिपेंड रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी और हो सकता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको पहली बार फेस करनी पड़े, क्योंकि लैंग्वेज एक बियॉन्ड शब्द है। आपको सारे एंगल से, चारों दिशाओं से आपको समझना पड़ता है कि ये किस फॉर्म में ये प्रोग्रेस जो है वो हो रही है ना। कंटेक्स्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कभी कभी अननोन भी होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट कभी बताया भी नहीं जाता है, शब्दों के रूप में आपको समझना पड़ता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं रीजनिंग, है ना। तो बेसिकली ये सारी एग्जाम्स सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट ना होते हुए इससे ऊपर है। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि केवल वो कैंडिडेट्स जो इन एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं, बल्कि वो सारे कैंडिडेट, वो सारे एप्लीकेंट्स जो कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं, भारत की कम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, हर कोई स्पर्धात्मक परीक्षा के अंदर आपको अंग्रेज़ी विषय जो है उसका इम्तिहान देना ही पड़ेगा। और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इन सारे पहलू से गुजरना पड़ेगा, जो मैं अभी कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारे लोग, कैंडिडेट, स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट, प्रोफेशनल, जो अपनी भाषा पे काम करना चाहते हैं या फिर आपकी दिलचस्प है लैंग्वेज को अच्छे से सीखने के लिए, आपका करस्पॉन्डेंस जो है फॉर्मल में वो आपको सटीक करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए है, सबके लिए। तो थोड़ा सा हम शुरुआत करेंगे इसके हिस्ट्री से। हिस्ट्री से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारे
डॉट्स जो है वो हमें कनेक्ट करना है कि जो जिस अप्रोच की हम बात करने वाले हैं वो अप्रोच बेसिकली आया कहाँ से। तो हालांकि मैंने अप्रोच का आंसर नहीं दिया है कि किस तरीके से हमें अटेम्प्ट या फिर किस तरीके से हमें शुरुआत करनी चाहिए इन सारी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, मगर वो जो भी आंसर है उसकी हिस्ट्री। तो आइए धीरे धीरे हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा आपको जो इन सारी चीज़ों है उनको आपको इंटरेस्टेड के साथ साथ टेक्निकल रूप से भी इसका जो फायदा होना चाहिए उससे थोड़े परे करवाते हैं। मान लीजिए बड़े बड़े तौर पे तो ये है एक इंग्लिश, ठीक है, जिसकी एंट्री भारत में अंग्रेजों से आने से हो गई थी, है ना, करीबन 1607, ये हम सबको पता है, ठीक है। प्राइमरी रूप से ये एक ट्रेडिंग के पर्पस के लिए आए हुए थे। टाइम एंड अगेन जैसे ही समय आगे बढ़ता गया, अंग्रेजी जो लैंग्वेज है इसका अपने आप में इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। और ये बहुत सीधी सी बात है क्योंकि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे करस्पॉन्डेंस भी बढ़ेगी, करस्पॉन्डेंस बढ़ेगी तो आपकी जो एक्टिविटी है वो फास्ट होगी, है ना, और अगर एक्टिविटी फास्ट होगी तो एक देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, है ना। तो 1835 अगला साल अगर हम बात करें तो इंग्लिश को फॉर्मलाइज्ड किया गया पहली बार 1835 एक्ट से। मैकॉले वाज द प्राइम मूवर इन चीज़ों को फॉर्मलाइज करने में। मतलब भारत की बात करें तो 1835 से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश को फॉर्मलाइज किया गया, ये भी हालांकि हम सबको पता है। तो इंग्लिश की बात करें तो धीरे धीरे अब ये फॉर्मल फॉर्म ले रहा था। और हालांकि 1835 के बाद भारत में भी कई विद्वान हुए, कई जो हमारे मार्गदर्शक भी रहे हुए, वो सारे लोग स्कॉलर्स हैं, उन लोग को एक्सपोजर मिलने लगा। वो ब्रिटेन भी गए, उन्होंने सीखे, भारत वापस आए, भारत में कई रूप से उन्होंने सेवाएं की। तो अंग्रेजी का जो प्रभुत्व है वो तो वैसे भी था, मगर उसका स्प्रेड, उसको अडॉप्ट करने की जो क्रिया है वो भी शुरू होगी। और एक तरफ से इसको देखने लगे डेवलपमेंट लैंग्वेज के रूप में। उस समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक। समय चलता गया और एक साल बीच में ऐसा आया 1945, जहां पे एक ऐसे रूप से दुनिया को रूबरू हुआ जो कि बहुत ही भयंकर था, वर्ल्ड वॉर 2। मैंने हालांकि ये समाप्ति का डेट लिखा है 2 सितंबर, मगर वर्ल्ड वॉर 2 ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई कई देशों को। मैं मानता हूँ सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखी होगी, जो सीखी है इन सारे देशों ने, वो यह है कि युद्ध से कोई हार जीत नहीं होती है। युद्ध से देखो सिंबॉलिक रूप से कोई जीतता है हारता है, ये बात अपने आप पे एक सही है, मगर नुकसान तो दोनों ही तरफ से होता है। डर, फियर तो दोनों ही साइड होता है। जो लोग ने अपनी जान गंवाई है वो तो जो जीते हैं वो देश ने भी गंवाई हुई है, वो देश ने भी अपने जो संसाधन हैं यूटिलाइज किए हैं, रिसोर्सेज है उसको वेस्ट किए हैं, है ना। तो बेसिकली ये है कि कई देशों ने ये एक लेसन जो है वो सीखा कि किसी का नुकसान फ़ायदा नहीं होता। इससे सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो है डिस्ट्रक्शन। ना सिर्फ संसाधन है या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग का, मगर भविष्य का भी आप नरसंहार कर रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि जापान में जो बच्चे जन्म होते हैं, कई
प्रॉब्लम से उनको गुजरना पड़ता है, तो फ्यूचर भी बर्बाद होता है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे जो सीखी है, स्पेशली उन देशों ने जो देश ये वॉर में शामिल थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिनमें से सबसे बड़ा रोल आता था यूरोपियन कंट्रीज का। ठीक है, मोटे मोटे रूप में अगर देखें हम तो यूरोप का सबसे बड़ा रोल इसके अंदर था। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स तो है ही है, ठीक है, मगर उस वक्त जो सुपर पावर माने जाते थे उनमें से जो दो प्राइम थे, ठीक है, यूके और फ्रांस। तो यहां पे आते आते सबसे बड़ी सीख अगर यूरोपियन देशों को मिली है तो वो यह है कि अब बस हो गया, अब दूसरा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और वैसे उनका जो दबदबा था ये टाइम तक पूरे दुनिया के ऊपर, वो भी अब कम हो गया था इसके आने से। ठीक है, उसके सामने ये भी एक सुपर पावर था और दोनों ही न्यूक्लियर लेस कंट्रीज थी। तो फिर अब इनका दबदबा कम होना ये एक नेचुरल बात है। जैसे हम सबको पता है कि यूरोपियंस जो होते हैं वो आम तौर पे क्रिएटिव होते हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम के। अब इनका मानना यह था कि जो युद्ध वॉर्स हुए हैं, जो डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इसका आने वाले टाइम पे अब ऐसे सर्कमस्टेंस को अवॉइड अगर करना है तो एक ही चीज़ है, या फिर सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिस्क्रिमिनेशन को हटाना। देखो, युद्ध की अगर रूट कॉज देखा जाए, वैसे इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, एक या दो कॉजेज से युद्ध नहीं होता है, मगर इसका जो आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में रिवर्स अगर जाएंगे और आखिर में अंत तक एक रूट कॉज अगर आपको देखना है तो वो कहीं ना कहीं आपको यहां से जुड़े हुए मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ा हुआ मिलेगा। अब डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे रूप में हो सकता है। सबसे पहले तो लुक, मतलब कैसे दिखना, है ना, फिर आता है भाषाई तौर पे, फिर आता है सोसाइटी के लेवल पे, है ना, फिर आता है स्टेटस के रूप में, रिच पुअर मिडिल क्लास, ज्योग्राफिकल लोकेशन से, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज से। तो कई रूप में डिस्क्रिमिनेशन होता है। भारत में तो इससे भी बहुत ज़्यादा है, जाति भी इसके अंदर डाल दी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सबसे पहला और सबसे रूट कॉज वाला अगर देखा जाए तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिससे चीज़ें धीरे धीरे बड़ी होकर बड़ा रूप ले लेती है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो अगर मान ले कि डिस्क्रिमिनेशन अब हमें हटाना है, यूएस कंट्री ने जो इंट्रोस्पेक्ट किए, उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब ये लोग ने आपस में मिलकर बात की कि यार इतना डिस्ट्रक्शन हो गया यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सारे मतलब ब्रिटिश के भी जो रिसोर्सेज हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका एक क्या रास्ता हो सकता है कि हम आपस में एक दूसरे को समझें। ठीक है, हम आपस में एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को जानें। देखो, जब आप किसी दूर देश के व्यक्ति को पहली बार जब मिलते हैं तब बहुत सारी मान्यताएं होती है जो हमारी टूट जाती है उनके बारे में। शायद मैं हो सकता हूं हर केस में सही नहीं है, मगर ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जब आप किसी दूर देश के व्यक्ति से, मान ले
दूर देश मतलब दूसरे राज्य के व्यक्ति की भी अगर मैं बात करूं, तो उसको जब आप पहली बार मिलते हैं या फिर मौका मिलता है कहीं पे भी किसी इवेंट के अंदर या फिर कोई भी ओकेजन में, तो आपको उनको लेकर जो मान्यताएं थी, जो हो सकता है बचपन से है, वो टूटने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। अरे यार, ये तो अपने जैसा ही है ना, मतलब विचार में भी, है ना, बिहेवियर में भी, दिखने में ठीक है, ऊपर नीचे है थोड़ा सा, कलर वलर कोई मैटर नहीं करता है। जब आप बातचीत का संवाद जब होना शुरू होता है, कम्युनिकेशन डेवलप्ड होती है, तो एक प्रकार की जो इमोशंस है वो क्रिएट होते हैं, और जैसे ही वो इमोशंस क्रिएट होते हैं, जो लुक वाइज डिस्क्रिमिनेट होने की संभावना है वो रिमूव हो जाती है। तो इनका जो मानना था कि डिस्क्रिमिनेशन अब हमें हटाना है। आप वो कंट्री से हो, हम ये कंट्री से हैं, हमारे पास ये रिसोर्सेज है जो कि अब कम हो रहे, आपके पास ये रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज के लिए युद्ध होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर हटाना है तो उसका सबसे पहला स्टेप ये हो सकता है कि उनकी भाषा सीखे। L2 मैंने यहां पे लिखा है, मतलब लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1, L1 मतलब हमारी मदर टंग, ठीक है। तो हमारी मदर टंग के अलावा दूसरी भी किसी लैंग्वेज आप सीखें, और अगर आप सीखते हैं तो न केवल आप दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, मगर उन लोगों का कल्चर भी आप सीखते हैं, उन लोग के तौर तरीके, उन लोग के एथिक्स, उन लोग की जो डेली रूटीन्स है, ये सारी चीज़ें ये कंटेक्स्ट में हो जाती है। अब इन्होंने, मतलब यूरोपियंस ने L2 पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, और मेरे ख्याल से 1960 की बात करें तो औपचारिक तौर पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। हालांकि 1957 की अगर बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन काउंसिल का गठन हो गया था। यूरोपियन काउंसिल का गठन, देखो यूरोपियन काउंसिल 1947 से पहले तो था ही नहीं, यूके फ्रांस ही थे। जैसे ही इनका दबदबा कम हुआ, इन्होंने सारे कंट्रीज को इकट्ठा किया और एक सेपरेट काउंसिल बनाया ताकि एक बड़ी ताकत से उभर पाए। इसकी प्रोसेस 1947 से ही शुरू हो गई थी, यूरोपियन काउंसिल बनना, मगर वो ये एक ट्रीटी के फॉर्म में हुए हैं आने वाले कुछ सालों में। तो सबसे पहले ट्रीटी 1957 ट्रीटी ऑफ पेरिस से हुआ था, जहां पे यूरोपियन काउंसिल के करीबन 8 या 9 देश जुड़ चुके थे, आज तो बहुत सारे हैं। तो ये यूरोपियन काउंसिल जो जुड़े थे उसके कई ऑब्जेक्टिव्स थे, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये था कि एक दूसरे की लैंग्वेज को जाने। इसके लिए 1960s के अंदर एक प्रोजेक्ट इन्होंने लाए, जिस प्रोजेक्ट के अंदर उनका ये काम था कि कैसे सीखी जा सकती है कोई भी लैंग्वेज, कैसे सिखाई जाती है कोई भी लैंग्वेज, और कैसे चेक की जाती है, मतलब कैसे उसको सर्टिफाई किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। क्योंकि जब तक इवैल्यूएट नहीं होगा उसकी वैधता, उसकी जो करेक्टनेस है वो पता करना डिफिकल्ट है, ठीक। तो अब ये जो है इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंस आना शुरू हो गया, और इसकी एकेडमिक फोकसिंग बढ़ने लगी। मतलब अब लर्नर्स भी किस तरह से लर्न करेंगे, टीचर्स भी कैसे सिखाएंगे, और जो एग्जामिनर्स होंगे, जो असेसर्स होंगे, वो किस पहलू पे चीजें चेक करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? सीखने वाले सीखेंगे कैसे, पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे कैसे, और चेक करने वाले चेक करेंगे कैसे। इसका मतलब ये नहीं है कि
इसके पहले ये नहीं होता था, ये होता था मगर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं होता था, एक बेंचमार्क के थ्रू नहीं होता था। इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है, इसकी कोई रूपरेखा नहीं है, इसकी कोई राइटिंग में डिस्क्रिप्शन नहीं है सटीक तौर पे कि इसी तरह से इसको सीखा जाएगा, इसी तरह से इसको सिखाया जा सकता है, इसी तरह से इसको चेक किया जा सकता है। मतलब कहीं पे भी इसको ऑर्गेनाइज्ड मोड में नहीं था। अब ये होने लगा कि इसका अभी हमें प्रॉपर वे चाहिए जिससे कोई भी बाकी जो लैंग्वेज होती है ये सीखी जाए। तो टीचिंग पे बहुत एम्फेसाइज होने लगा, है ना, क्योंकि जब तक टीचिंग एम्फेसाइज नहीं होगा, जब तक यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलेगी, तब तक सीखने वाले तो अंधेरे में तीर लगाएंगे। ठीक है, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ही ज़्यादा फोकसिंग होने लगी L2 को लेकर। यहाँ पे रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, काफ़ी सारे उन्होंने पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब प्रेजेंट किए कॉन्फ्रेंसेस में, छोटे छोटे सिंपोजियम्स में अक्रॉस यूरोप। आते आते 80s का दौर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मल रूप में एक थ्रेशोल्ड, यही प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आगे जाके 60s में शुरू कर दी थी रिसर्चिंग इन चीज़ों के ऊपर, है ना, लर्निंग, टीचिंग और असेसमेंट के ऊपर। 80s आते आते एक थ्रेशोल्ड करके उन्होंने कुछ चीज़ें डेवलप की जिसके तहत 3 स्टेजेस बड़े बड़े रूप में उन्होंने डिफाइन किए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जस्ट आपको एक ऑर्डर दिखा रहा हूं। ठीक है, हायर, वेंटेज एंड ब्रेक थ्रू या फिर वे स्टेज, मतलब 3 स्टेज में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो थ्रेशोल्ड मतलब सीमा, ठीक है, तो 3 तरह की बाउंड्री जो है ये डिफाइन कर दी। एक तो है सीखने वाला, फिर है मॉडरेट और एक है हायर, बस इतना हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब 80s का दौर गया, टाइम आया 1991, जहां पे बहुत ही एक निर्णायक सिंपोजियम कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे यूरोपियन काउंसिल जब उनकी मीटिंग हुई ये मैटर के ऊपर, कहाँ तक ये आए हैं प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड ज़्यूरिख में हुए थे। यहाँ पर इन्होंने इसी प्रोजेक्ट का नया रूप दे दिया जिसको नाम दिया यूरोपियन लैंग्वेज पोर्टफोलियो। यूरोपियन लैंग्वेज पोर्टफोलियो, आप मान सकते हो ये एक प्रोजेक्ट के रूप में है, मगर जैसे नाम बताते हैं कि ये एक ऐसी बुक हो सकती है जिसके अंदर कई सारी सूची होगी, है ना, किस तरह से भाषा को सीखा जा सकता है। वो हर कोई अलग अलग देश से आने वाले सिटीजन लिखेंगे। ठीक है, यहां पे और एक चीज ये मीटिंग में इन्होंने अनाउंस की, वो कि CEFR। तो 2 चीज ये जो कॉन्फ्रेंस की हम बात करें यहां पे फॉर्मल रूप से पहली बार डेवलप हुई, वो है एक तो पोर्टफोलियो और दूसरा है CEFR। ये दोनों कैसे आपस में जुड़े हैं ये भी बता दें आपको। देखो मैंने आपको बताया कि ये एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर एक्सपर्ट्स अपना व्यू लिख सकते हैं भाषा को सीखने के लिए, सिखाने के लिए या फिर एसेस के लिए। वो किस को ध्यान में रख के वो डेवलप करेंगे पोर्टफोलियो, किस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए करेंगे, वो है ये सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, CEFR को ध्यान में रखते हुए वो उनके कुछ व्यू देंगे। अब CEFR क्या है? कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क, जिसके बारे में अभी डिटेल में देखेंगे, और यही है अभी आने वाले साल में
जो रूल करने वाले हैं। अभी तो 1991 में है, हालांकि इसका जो डिटेल वर्जन है, मैनुअल है, वो 2001 में पब्लिश हुआ था। बट इसकी जो फिलॉसफी थी, इसके अंतर्गत जो सिस्टम डेवलप की थी, वो यहाँ पे अनाउंस हो गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सिस्टम डेवलप हुई थी, CEFR की बात करें तो CEFR में बड़े बड़े तौर पे देखो, CEFR आप आज YouTube पे जाकर भी देख सकते हो, उसके बारे में बहुत सारे वीडियोज है और मैं चाहता हूं कि आप देखें। ठीक है, तो क्या हो सकता है, आपको जो शायद ये चीज़ आपको मिले नहीं मिले, मगर CEFR का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको वीडियो पे से भी मिल सकता है। बड़े बड़े तौर पे CEFR 3 चीज़ लेकर यहाँ पे आया। ठीक है, CEFR जो अभी मैंने बताया कि एक लैंग्वेज पोर्टफोलियो के अंदर जो व्यूज बताने हैं स्कॉलर्स को, वो किस बेसिस पे बताएंगे, किसको ध्यान में रख के बताएंगे, है ना, कौन से पैरामीटर को ध्यान में रख के बताएंगे। तो बेसिकली ये 3 चीज है जो CEFR के अंडर में आ सकते हैं। एक तो है एक्टिविटीज, मतलब भाषा के अंदर कौन कौन से किस तरह से एक्टिविटी हो सकती है। दूसरा है सेक्टर्स। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग फॉर्मल वे हो सकता है ना, जब भी लैंग्वेज की बात आती है। और लास्ट में स्किल लेवल। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ स्केल या फिर स्केलिंग की बात करें तो ये भी अलग हो सकता है, सेक्टर्स अलग हो सकते हैं, और एक्टिविटीज कौन कौन सी है। तो इसके अंदर अगर बात करें तो एक्टिविटीज की कौन सी हम बात कर रहे हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। आप देख सकते हैं कि लिसनिंग एंड रीडिंग, इन दोनों को हम इनपुट के तौर पे ले सकते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से आप क्या करते हैं, सुनते हैं या फिर आंखों से पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चीजों को अंदर ले रहे हैं, है ना, ग्रहण कर रहे हैं। तो इसको हम मान सकते हैं इनपुट एक्टिविटीज, और ये हो गया आपका आउटपुट एक्टिविटीज। ठीक है, टेक्निकल अगर लैंग्वेज में, अगर कोई लिंग्विस्टिक भाषा में बात करें तो दिस आर रिसेप्टिव एंड दिस आर प्रोडक्शन। और एक एक्टिविटी है यहां पे इंटरप्रिटेशन। काफी हद तक ये इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि कंटेक्स्ट के हिसाब से चीजों को समझना। अब हो सकता है कि एक सेम शब्द है, 2 अलग अलग सिचुएशन में उसको यूज किए गए हैं, और ये पूरी संभावना है कि दोनों जगहों पे ये शब्द का जो मीनिंग निकल कर आ रहा है वो अलग है, इसकी पूरी संभावना है। तो वहां पे आप किस तरह से कंटेक्स्ट को समझ रहे हैं, उस हिसाब से आप वो पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये जो है मुद्दा, इसको कहीं ना कहीं आप आपकी इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन आता ही है, कम और या फिर कम है या फिर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है, बट आता ही। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, मेनली इंटरप्रिटेशन। आप किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं कंटेक्स्ट के हिसाब से, क्या आप उसके अंदर से किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं या नहीं, क्या आप सही लॉजिक पकड़ पा रहे हैं या नहीं। आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे। क्या आपको सर्कमस्टेंस को देखकर किसी चीज़ का डिसीजन लेना है तो क्या आप ले पा रहे हैं या नहीं। तो ये बात हो गई इंटरप्रिटेशन। तो भाषा सिर्फ एक्टिविटी में ये 4 न होकर आपकी समझ शक्ति भी है। आप कहाँ तक समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये हो गया एक एक्टिविटी वाला डायमेंशन। सेक्टर वाली अगर बात करें तो एक तो हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल, फिर आएगा पर्सनल एंड देन पब्लिक। देखो ऑक्यूपेशनल की बात करें तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा वेरिएशन होना ये नेचुरल बात है। मान ले अगर कोई इंजीनियर है, जनरली इंजीनियर की जो लैंग्वेज होती है उसके प्रोफेशनल करियर के अंदर बात करें तो हम, वो अलग होगी नर्सिंग के लैंग्वेज से। उन दोनों की लैंग्वेज अलग होगी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। इन तीनों की अलग होगी लैंग्वेज जहां पे भी आप डॉक्टरी की बात करें। तो इंग्लिश तो है ही एज ए लैंग्वेज सब में कॉमन, मगर उसमें भी वेरिएंट्स है और वो उन लोग के ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक है, जैसे कि एक एग्जाम है ओईटी, ऑक्यूपेशनल नर्सिंग के लिए है ना। तो ये एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग से जुड़े हुए वोकैबुलरी मिलेंगे, है ना। एक एग्जाम है एमबीबीएस के लिए, मान ले यूएसएमएलई, यहां पे आपको जनरली यही सर्कमस्टेंस मिलेंगे, यही वोकैबुलरी मिलेंगे जो मुख्य तौर पे ये ऑक्यूपेशंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन वाइज वेरिएंट होना लैंग्वेज में ये एक आम बात है। एजुकेशनल पर्पस के लिए जो वेरिएंट है, जैसे कि आइल्स, यहाँ पे आप जितनी भी एग्जाम्स, इंटरनेशनल एग्जाम्स आपको पता है हायर स्टडीज के लिए, वो यहाँ पे आप मान सकते हो उसको। या फिर जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम भारत में है, जैसे कि कैट, आप ले सकते हो उनको ये कैटेगरी में। पर्सनल और पब्लिक, पर्सनल में जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे, ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि आप उसी स्टाइल से पब्लिक में बातचीत नहीं करेंगे। मैसेज चाहे सेम है, मीनिंग आपको सेम डिलीवर करना है, मगर जो जिस तरीके से आप पर्सनल में करेंगे वही तरीके से आप पब्लिक में नहीं करेंगे, या फिर वाइस वर्सा। इसको एक टर्म दिया जाता है रजिस्टर्स, लैंग्वेज की लिटरेचर में बात करें तो दिस आर द पार्ट ऑफ रजिस्टर्स, ये एसोसिएट करता है रजिस्टर। तो रजिस्टर इज नथिंग बट डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ इंग्लिश, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सिचुएशनल। तो ये है। तो दूसरा डायमेंशन जो सेक्टर बेस्ड है, उसमें मेन जो 4 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए। लास्ट है स्किल लेवल। तीसरा जो डायमेंशन CEFR का है वो है एक स्किल लेवल, जहां पे आइडेंटिफाई किए गए हैं 6 लेवल्स ऑफ स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स जब भी बात आती है भाषा की या फिर लैंग्वेज की। तो ये कैसे काम करता है? फर्स्ट लेवल मतलब बेसिक यूजर लैंग्वेज में, 6th लेवल मतलब एक्सपर्ट लेवल लैंग्वेज यूजर। मतलब ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे जैसे लेवल अप जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। तो ये एक डिफाइन किया 3rd डायमेंशन में, जिसको स्किल लेवल हम बोल सकते हैं या फिर कंपिटेंस लेवल बोल सकते हैं। आगे जाकर CEFR ने ये हर एक लेवल के लिए
कैन डूज भी ड्राफ्ट किए। मतलब कि बेसिक अगर लेवल 1 का सर्टिफिकेशन है किसी के पास, उसका मतलब ये होता है कि इतनी इतनी चीजें ये कर सकता है, कुछ फैमिलियर शब्द वो फॉर्म कर सकता है। बेसिक से थोड़े ऊपर जाए, मान ले बेसिक प्रो है, अभी बेसिक के ही कैटेगरी, मगर बेसिक से थोड़ा ऊपर, तो इसको हो सकता है इसके कैंडूज में आपको ये मिले कि फैमिलियर सिचुएशन ये ऑलमोस्ट सारे कर लेता है, मगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ये थोड़े से डगमगाता है, तो ये प्रो में आ जाएगा। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट है। तो वैसे वैसे ये हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज लेवल हो, और यहाँ पे आते आते आपको ऐसे कैंडूज मिलेंगे जहाँ पे आपको लिखा हुआ आप पाएंगे कि ये कैंडिडेट कोई भी अनफैमिलियर सिचुएशन में भी चीजें टैकल करने के लिए सक्षम है एक्सपर्ट लेवल में। तो ये जो डिफाइन किया गया है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है लैंग्वेज के लेवल के लिए, ये अपने आप में एक सिस्टमैटिक अप्रोच है किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए। मैं सिर्फ अंग्रेजी की यहाँ पे बात नहीं करूँगा, मगर सारी भाषा की अगर बात करें तो आगे जाकर तो यूरोपियंस ने तो ये सिस्टम अपना ही लिया है। जर्मनी ने, फ्रांस ने 26 लैंग्वेज आज नहीं 26 लैंग्वेज करीबन 22 के अंदर आते आते नियरली सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस ने CEFR के स्केल से ही उनकी लैंग्वेज को मेजर करना एक्सेप्ट कर लिया था। जापान, चाइना, दे ऑल हैव एक्सेप्टेड। सारे लोगों ने अब तो CEFR के ऊपर ही स्केलिंग करनी, क्योंकि ये जो अप्रोच है ये ऐसा डायनामिक रूप इसका है जिससे हर कोई लैंग्वेज आप डेवलप कर लेंगे शुरू से अंत तक। हाँ, ये बात सही है कि हर एक लेवल के ऊपर टाइम फ्रेम अलग हो सकता है, मतलब ड्यूरेशन अलग हो सकता है सीखने के लिए। मान ले कि 3rd लेवल का अगर कोई कैंडिडेट है और उसको 6th लेवल पे जाना है, और उसका भाई है जो है 1st लेवल पे, मान ले A है और उसका भाई है B को यहाँ पे आते आते जितना टाइम लगेगा उससे ज्यादा A टाइम लेगा। ये तो नेचुरल बात है, ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी इसने कवर कर लिया है 3rd लेवल तक, जो अभी यहाँ पे बाकी है। तो ये जो अप्रोच है मेनली ये हमें एक सही डायरेक्शन पे डायरेक्ट कर रहा है कि दिस इज व्हाट अप्रोच शुड बी कोई भी लैंग्वेज के लिए। तो ये जो हमने 3 डायमेंशन देखे CEFR के, इसने मान ले कि आज ऑलमोस्ट सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर CEFR की स्केलिंग एक्सेप्टेड है। क्लासिफिकेशन CEFR के थ्रू अगर होता है तो वो एक्सेप्टेड है। ये जो 6 लेवल की हमने बात की, आगे जाकर इन लोग का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह हो गया जो आज हम जानते हैं। तो 1 to 6 लेवल हो गया A1 to C2, मतलब C2 लेवल इज लेवल 6 ऑफ एक्सपर्टीज इन लैंग्वेज, और A1 जो है वो लेवल 1 है। ये जो एग्जाम्स हैं IELTS, TOEFL, PTE, इवन ड्यूलिंगो, ये सारे एग्जाम्स ये लेवल के ऊपर है। मतलब आपको इन सारे एग्जाम्स में कंटेंट की बात करें तो ये 6th लेवल का कंटेंट माने C2 लेवल का कंटेंट भी आपको फेस करना पड़ेगा। हाँ, CEFR के अंदर हर लेवल की भी एग्जाम्स बनाई गई है,
ऑक्यूपेशनल वाइज भी एग्जाम्स बनाई गई है। जैसे कि लीगल इंग्लिश के लिए एक अलग तरीका होता है, तो वो B2 लेवल पे एक एग्ज़ाम है। फाइनेंस या फिर अकाउंटिंग के साथ जो जुड़े हुए हैं उनको अगर उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट चाहिए तो ये भी B2 लेवल की एक एग्ज़ाम है। स्कूल के बच्चों को अगर सर्टिफाई करना है तो एक A2 लेवल की एग्ज़ाम है जिसको की इंग्लिश टेस्ट बोलते हैं, कैट। बिजनेस लेवल पे आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो ये 3 वर्जन है उसके। बैक की एग्ज़ाम है बिजनेस इंग्लिश टेस्ट। बैक में भी 3 वर्जन है जो कि B1 से शुरू होकर B2 सेपरेटली है एंड हायर, बैक हायर, तो 3 वर्जन। तो हर लेवल की एग्जाम डिफाइन की है। तो अब एज ए कैंडिडेट आपको जिस इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्राइटेरियाज तो देखते ही होंगे। क्राइटेरियाज में आपका एजुकेशन क्या है, क्या होना चाहिए, आपकी एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए है तो, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्या होना चाहिए, ये भी एक बार देख लें। हो सकता है यहाँ पे आपको मिल जाए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में कहीं ना कहीं C1 या B2। ये डिफाइन करेगा आपके रोल के ऊपर। ऑब्वियसली जैसे जैसे स्ट्रेटेजिक रोल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी हायर लेवल की चाहिए। और यही चीज़ यूनिवर्सिटी में है। कई कोर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्राइटेरिया होते हैं B1। अब चाहे कोई भी एग्जाम दे, हाँ ये बात है कि सेपरेटली यूनिवर्सिटीज यह भी बताती है कि कौन सी एग्जाम जो है वो चलेगी। जैसे कि PTE की बात करें तो ये हर कोई यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड नहीं है। टॉफेल की बात करें तो यह भी हर कोई यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। IELTS की बात करें तो ये ऑलमोस्ट दुनिया की सारी ही यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने अब तो इनको मान्यता प्रदान कर दी है। इवन फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको फुल फ्लेज्ड वेलकम कर दिया है। तो मोटे तौर पे IELTS को आप उस तरह से देख सकते हैं कि अगर आप फॉरेन एस्पायरेंट हैं सेटलमेंट या फिर स्टडी करने के लिए, अगर आंख बंद करके आपको किसी पे भरोसा करना है तो वो है IELTS। डिफरेंस क्या है इन सब में, वो एक दूसरा मैटर है, वो कहीं कभी और हम इसको लेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लें कि इन लोगों की फॉर्मेट अलग हो सकती है, मगर इन सारे एग्जाम्स के जो फाइनल स्कोर्स आपको रहते हैं वो स्कोर्स हो सकता है अलग अलग। सारी एग्जाम्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स है। जैसे कि IELTS है तो उसमें स्कोर्स है ही नहीं, उसमें बैंड्स है। टॉफेल है तो उसमें 120 है मैक्सिमम, है ना। PTE है तो उसमें 90 है। तो एग्जाम देखो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स अलग अलग है इन सारी एग्जाम्स के, तो फॉर्मेट भी अलग होने के चांसेस है और फॉर्मेट अलग ही है और होनी भी चाहिए। तो फॉर्मेट के हिसाब से इनके स्कोर्स होते हैं। मगर एक चीज स्ट्रीमलाइन यहां पे है, वो यह है कि इन सारे के जो स्कोर है वो फाइनली इंटरप्रेट हो सकते हैं CEFR लेवल के ऊपर। तो एट द एंड हमें क्या चीज ध्यान में रखना है, वो है CEFR लेवल, सर्टेन लेवल जो है, जो क्राइटेरिया में है वो क्या हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। और उसके बाद आपको अपीयर होना है, सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, वो 2 साल ही रहता है इसकी वैलिडिटी, वो बात अभी अलग है, उसका कारण भी अलग है, वो सेपरेटली हम लेंगे उसका टॉपिक। बट फिलहाल अभी हम ये समझ रहे हैं कि अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अप्रोच की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहां पे शुरुआत कहां से होगी, आपके करंट लेवल से। करंट, आपको कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है लैंग्वेज की, मान ले IELTS, टॉफेल, PTE की प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि अभी आप कौन से लेवल पे हैं। मैं कैसे स्ट्रीमलाइन सब
सिलेबस रख सकता हूँ। अगर हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 के लेवल अलग है, तो कैसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सारों का रिजल्ट एक सेम आए? पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी का आएगा, किसी का नहीं आएगा। तो ये लैंग्वेज का एक यही थोड़ा सा पेचीदा मसला है कि ये एक डायनामिक नेचर का है। आप इसको किसी एक फॉर्म में, स्ट्रीमलाइन फॉर्म में डिलीवर नहीं कर सकते। तो वो यह है कि अब करंट लेवल कैसे करना है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसकी क्या मेथड है, क्या आता है इसमें, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो बात की बात है। मान ले करंट लेवल आपकी डिफाइन हो गई, एक लेवल डिफाइन हो गई, मान ले P2। अब 4 मॉड्यूल है, हो सकता है चारों में B2 नहीं है, किसी में C1 है, किसी के अंदर B2 है, किसी के अंदर B1 है, तो किसी के अंदर B2 है। ऑल इन एवरेज आपका निकल रहा है B2। मगर इसको भी जब हमने तोड़े तो क्या चीजें सामने आई कि सबसे ज्यादा मेहनत आपको कहां पे करने की जरूरत है? आपका जो एवरेज हो सकता है, यहां पे C1 है, C1 से आपका एवरेज डाउन हो गया। ये डाउन लाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? राइटिंग का है। अब जब तक आप इसको आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे, पता चला आप रीडिंग के अंदर ही मस्त मेहनत कर रहे थे, एग्जाम दिया, आप आ गए C2 और यहां पे A2, खत्म। ये तो ऐसा ही हुआ ना, मेहनत की मगर सोचे बिना। तो आइडेंटिफाई करना हमारा लेवल, और उसके अंदर भी किस मॉड्यूल में कौन सा लेवल है, यह आइडेंटिफाई करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये सारी बातें डिस्कस कर रहा हूं बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि शुरुआत ही अगर गलत हो गई, जो कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुरुआत ही गलत करते हैं, मैं अबव एवरेज बोलूंगा, 70% ऑफ स्टूडेंट्स गलत जगह से शुरू करते हैं। तो अगर शुरुआत ही गलत हो गई तो पूरी संभावना है कि आपने जो सोचे हैं वो स्कोर नहीं आएंगे। इसके अंदर भी अब इससे भी और सटीक आपको जानना है, तो यहां पे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकलेगी रीडिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर भी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकलेगी, राइटिंग के अंदर, और हर एक मॉड्यूल के अंदर आप कहां पे अच्छे हैं, कहां पे वीक है, कहां पे अच्छे हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आप एक ही मॉड्यूल में कहीं कोई लूप होल है ही नहीं। हाँ, अगर आप सुपर ह्यूमन है तो वो बात अलग है, बट हम नहीं मानते कि कोई भी ऐसा हो जहां पे कोई वीक पॉइंट आपको न मिले। इवन अगर आप C2 लेवल पे पाए जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको लूप होल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये डिस्क्रिप्शन भी आपको C2 में मिलेगा कि कैंडिडेट वैसे तो परफेक्ट है कुछ चीजों को छोड़कर, और क्योंकि कुछ चीजें जो है वो किसी के हाथ में नहीं होती है, एंड देयर इज नो परफेक्शन, इसमें आइडल परफेक्ट पर्सन कोई नहीं होता है। तो वो जो छोटी सी जो स्लिप, एज ए स्लिप मिस्टेक जो हुई है, उसको नजरअंदाज करते हुए ये आउट ऑफ से आउट ऑफ स्टूडेंट है ऐसे सर्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर C2 लेवल भी पाए जाते हैं असेसमेंट में, फिर भी कहीं ना कहीं तो लूप होल होंगे। अब ये आपके सामने है इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट। अगर आपको कोई दे दे जिसके अंदर और एक चीज भी मैं ऐड करूंगा, अब ये सारे चीज को देखते हुए हम ऐसा बता रहे हैं कि ये कैंडिडेट को
ये कैंडिडेट को ओवरऑल ये लेवल देखते हुए, मॉड्यूल वाइज ये लेवल देखते हुए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाइज ये देखते हुए, ये कंक्लूजन निकल रहा है कि इसको 6.5 बैंड्स लाने के लिए, या फिर 110 स्कोर लाने के लिए, या फिर 70 स्कोर पीटी के अंदर है मान ले, या फिर 115 स्कोर ड्यूलिंगो मान ले, अगर ये स्कोर पाना चाहते हैं तो उनको लगेंगे 65 to 70 days, सब्जेक्ट टू 4 hours पर डे। ये कंक्लूजन निकलेगा इन सारी चीजों को देखते हुए। और ये पूरा जो एनालिसिस है एक कैंडिडेट के लिए, क्या आपको लगता है सेम टू सेम आप किसी और के अंदर भी मिलने की पॉसिबिलिटी है? पॉसिबल ही नहीं। एटलीस्ट यहां पे तो आपको चीजें डायनामिक मिलेगी ही मिलेगी। इवन द सिबलिंग्स की बात करें, भाई बहन की बात करें, है ना, उनमें भी यहां पे तो डिफरेंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये करंट लेवल की जो ड्राफ्टिंग है वो आपको यह बताएगी कि ओवरऑल लेवल क्या है, मॉड्यूल वाइज आप कहां पे हैं, स्किल वाइज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाइज आप कहां पे है, और कितना टाइम आपको लगेगा अगर किसी स्पेसिफिक स्कोर आपकी टारगेट है तो। अब कोई बोल रहा है कि सर मुझे तो 35 दिन में ही एग्जाम देना है, मैंने तो एग्जाम डेट बुक कर दी है। हमारे यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम डेट खुद से बुक कर लेते हैं और फिर हमारी सलाह लेने आते हैं। ये वैसे इसके पीछे भी बहुत सारे विद्यार्थियों का हाथ होता है, इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स, और वकील की तो कमी होती ही नहीं है हमारे समाज में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो डेट बुक कर लेते हैं। अब मसला ये है कि 35 दिन में ये कैंडिडेट को ये लेवल तक प्रिपेयर अगर करवाना है तो एक ही तरीका है, इसको डबल कर दे। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। देखो 4 घंटे में जो मेहनत करनी है, अब आपने डेज कम कर दिए हैं, मतलब आधे डेज में करना है, तो फिर ड्यूरेशन है वो आपको डबल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये ऊपर नीचे, तो अब इतना करने के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि गारंटी नहीं होती है। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इतना कुछ समझाने के बाद भी पूछते हैं, सर क्या गारंटी है कि मेरे इतने दिन में आ जाएंगे? 8 नहीं, मैं 10 घंटे बैठूंगा। अब मेरा एक ही सवाल होता है कि देखो, एजुकेशन में सबसे पहले गारंटी जैसी चीज़ नहीं होती है, और हमारा जो काम है वो मेन ये होता है कि अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज आपको दिलाए। हो सकता है फॉर टाइम बिंग हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, मगर अगर आप बताते हैं कि सर ये हमें रिसोर्सेज हमें नहीं मिले हैं, तो यह हमारा काम है कि हम कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करके वो जो मटेरियल चाहिए आपको, जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो रिसोर्सेज आपको दिलाएं। मगर ये जो गारंटी वाली बात है वो तो मैं मानता हूँ कि कॉलेज के प्रिंसिपल भी नहीं देते, है ना। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहाँ पे दिए थे? फिर भी सेम क्लास में कुछ बच्चे फेल भी हुए होंगे और आप पास भी हुए हैं, है ना। इवन IITs और IIMs, इवन स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड में भी जो एडमिशन लेते हैं, तो उनके जो डीन्स होते हैं वो कहाँ गारंटी देते हैं? देते हैं लिख करके आपको जॉब मिल जाएगी करके। हालांकि वो देते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल, रिसोर्सेज, क्योंकि एग्जाम के दिन तो आपको ही बैठना है।
यू आर द पर्सन, है ना। अब आप घर से झगड़ के आए हैं, या फिर आप आते आते आपने बहुत भयंकर एक्सीडेंट देख लिया, आप दिमाग के तौर पे थोड़े से वीक हैं, है ना, और आप वहीं पे डाउन हो गए। कुछ भी हो सकता है, हम ऐसा गेस नहीं कर पाते। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। या तो फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि 8 घंटे या 4 घंटे हमने जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ बच्चे ये पकड़ लेते हैं और गिनते हैं, 1 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नंबर्स आप कितने बैठते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने 4 घंटे बैठे हैं, उसमें से कितना टाइम आप मेंटली प्रेजेंट थे उस वक्त, जो एक्टिविटी आप कर रहे थे आइल्स के लिए या फिर टॉफल के लिए, यह इंपॉर्टेंट है। अब ये किसको पता होगा? आपके फादर को, मदर को, बाजू वाले को, किसको पता होगा? ये तो आप ही को पता होगा कि एक्चुअल में आप कितने टाइम थे। अगर इतना करने के बावजूद भी आपके बैंड स्कोर या फिर जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन यही हो सकता है कि आपने जो टाइम ये स्पेंड किया है, इस पे से कितना टाइम आपने प्रोडक्टिव वर्क में स्पेंड किया था। मतलब 4 घंटे आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें कितना टाइम आपने एक्चुअल में वर्क किया था। या तो फिर दूसरा चीज ये हो सकता है, अगर आपके स्कोर नहीं आते हैं, दूसरा स्कोर ये हो सकता है कि आपकी जो इनिशियल लेवल आपकी थी वो B2 पे है ही नहीं, हो सकता है वो A1 पे या फिर A2 पे है, इसका ये मतलब हो सकता है। या तो फिर तीसरा कोई रीजन ये हो सकता है कि आप सीरियस ही नहीं है ना, थोड़ा सा डिसिप्लिन से जुड़े हुए इश्यूज भी आते हैं, नॉन एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो बड़ा बड़ा कंक्लूजन में हम ये बता देना चाहेंगे कि अप्रोच जो हमारी है इन एग्जाम्स के बारे में, ये तभी सटीक होगा जब आपकी करंट लेवल डिफाइन होगी। और जब तक करंट लेवल डिफाइन नहीं होगी, आप ये मान के चलिए कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हो सकता है लग भी जाए, मगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मान 6 लेवल है, कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान जाएगा ही जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका लेवल अच्छा ही है और आपने 4 महीना लगा दिया तैयारी करने में, हो सकता है आपका 10 दिन में हो सकता था। ये भी तो एक टाइप का नुकसान है, आपने पूरा इनटेक मिस कर दिया, आपने कई डेडलाइंस मिस कर दिए। तो करंट लेवल जानना, उसके साथ उसके रिपोर्ट में डिटेल में चीजों को समझना अपने बारे में, जब इतनी क्लैरिटी होगी आपके पास और फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, अब कितने चांसेस हैं आपके अच्छे स्कोर आने में? वो टाइमलाइन जो बताया है उतने टाइम में हाई चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी हाई है। और इसी अप्रोच को हम बोलते हैं कि थोड़ा सा साइंटिफिक वे ऑफ मूवमेंट हम जाएंगे, ताकि हम सिर्फ हवा में बातें ना करें, 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, ये बात नहीं करेंगे। बहुत लोगों को हमने देखा है 1-1 साल तक करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, आज का जो हमारा ये विशेष लेक्चर था वो ये मुद्दे पे था कि अप्रोच हमारी किस तरह से होनी चाहिए। शुरुआत में हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी, किस तरह से इंग्लिश का इवॉल्व हुआ, CEFR का आना, लेवल्स को डिफाइन करना, रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट के अंदर मॉड्यूल वाइज लेवल डिफाइन करना, स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालना और फोरकास्ट करना। इतनी क्लैरिटी के बाद आप शुरू करेंगे आपकी प्रिपरेशन। और अगर सोने पे सुहागा, अगर आपको कोई मेंटर मिल जाए, गुरु मिल जाए, जो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको कुछ फीडबैक दे, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान से समझें। बहुत लोगों को ये होता है कि हम सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं। सेल्फ प्रिपरेशन में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मगर परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट में, प्रोडक्शन बेस्ड टेस्ट में, जो कि हमने देखा राइटिंग और स्पीकिंग में,
ये दोनों मॉड्यूल्स के अंदर अगर कोई आपको फीडबैक देने वाला नहीं है, अब ये हो सकता है आपका कोई अड़ोस पड़ोस में हो, या फिर आपके सिबलिंग्स ही हैं, या फिर आपके स्कूल के पुराने टीचर हैं, या फिर आपके कोई फेसबुक फ्रेंड है जो आपको आपके परफॉर्मेंस के ऊपर सही तरह से गाइड करे और उसको फॉलो करना है, क्योंकि हम ही हमारा परफॉर्मेंस एक लेवल तक जज कर पाएंगे, मगर उसके बाद हमें किसी ना किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आपकी हेल्प करे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे एंड आई होप कि जो आज का हमारा सेशन था वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल रहा हो और कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें सिखाकर जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। हमारी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ गौरव हियर फ्रॉम DEC वडोदरा।